नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक और उलझे हुए मामलों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। 15 मई 2008 ये वो तारीख है जिसने पूरे देश में डर और सस्पेंस का माहौल बना दिया था। 13 साल की आरुषि तलवार और 56 साल के हेमराज का डबल मर्डर। हम सब ने इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना है, मीडिया ट्रायल्स देखे हैं, लेकिन आज हम सुनी सुनाई बातों को किनारे रखकर सीधे इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों और उन पक्के तथ्यों पर नजर डालेंगे जो फाइलों में दर्ज हैं। आरुषि और हेमराज को आखिर किसने मारा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों का भी दिमाग घुमा दिया था। सोचिए, इस केस के 2 साल बीत जाने के बाद भी दिसंबर 2010 में सीबीआई को एक बेहद ही क्रूशियल और ड्रामेटिक मीटिंग बुलाने पड़ी। वजह ये थी कि यह हाई प्रोफाइल केस पूरी तरह से अनसॉल्व्ड था और कोई भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम सबसे पहले इस अनसॉल्व्ड मर्डर के बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर उस पहली थ्योरी पर बात करेंगे जो सीधे माता पिता पर शक करती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी देखेंगे जो नौकरों पर आधारित है। फिर हम ये समझेंगे कि आखिर ये सारे सबूत कैसे बिखर गए, और अंत में इसके हैरान कर देने वाले लीगल सफर पर नजर डालेंगे। हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ वो तथ्य सामने रखेंगे जो असल में हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द अनसॉल्व्ड डबल मर्डर। दिसंबर 2010 की वो सीबीआई मीटिंग इस पूरे केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही कमरा है, एक ही मर्डर केस है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे के एकदम उलट थ्योरीज लेकर आमने सामने बैठे हैं। ये एकदम किसी सस्पेंस फिल्म के राशोमोन इफेक्ट जैसा था, जहां सच क्या है ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि कहानी कौन सा इन्वेस्टिगेटर सुना रहा है। और इसी तनाव भरी मीटिंग से सामने आती है हमारी पहली थ्योरी, जो पूरी तरह से माता पिता पर केंद्रित थी। इन्वेस्टिगेटर एजी कॉल की इस थ्योरी का सीधा निशाना आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर था। इस थ्योरी के मुताबिक 15 मई की रात राजेश ने आरुषि और हेमराज को एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था, और फिर गुस्से में अपना आपा खोकर राजेश ने गोल्फ क्लब से हेमराज पर जोरदार हमला कर दिया। इसी छीना झपटी में वो क्लब गलती से आरुषि को भी लग गया। थ्योरी ये दावा करती है कि इसके बाद नुपुर वहां आईं और दोनों ने मिलकर एक सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का गला काट दिया, और बस इसके बाद शुरू हुआ फिंगरप्रिंट्स मिटाने और क्राइम सीन को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का खेल। अब पुलिस की जो ओरिजिनल थियरी थी वो एजी कॉल की जांच से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें कुछ और भी चौंकाने वाले डिटेल शामिल थे। पुलिस का शुरुआती मानना यह था कि राजेश हेमराज को बात करने के बहाने छत पर ले गए, वहां उसे मारा और उसकी लाश को कूलर की ग्रिल के नीचे छिपा दिया। थियरी कहती है कि फिर वो नीचे आए, उन्होंने विस्की पी और शराब के नशे में अपनी ही बेटी आरुषि का कत्ल कर दिया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सबूतों को मिटाने के लिए पुलिस को बुलाने से ठीक पहले जानबूझकर पड़ोसियों को घर में इकट्ठा कर लिया गया, ताकि पूरे घर में पैरों के निशान और फिंगरप्रिंट्स फैल जाएं और असली सबूत मिट जाएं। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब सस्पेक्ट्स की पूरी लिस्ट ही बदल जाती है, और यहां से शुरू होती है दूसरी थ्योरी, द सर्वेंट्स। तो हुआ ये कि पिछले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अरुण कुमार ने एक बिल्कुल ही अलग कहानी पेश की। दरअसल उन्हें हेमराज के बिस्तर पर 3 अलग अलग डिप्रेशन पॉइंट्स यानी 3 गड्ढे दिखे थे। बस इस एक सुराग ने जांच की दिशा ही घुमा दी। अब जांच के घेरे में 3 नए लोग आ गए। पहला कृष्णा, जो राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था, और 2 अन्य एसोसिएट्स, राजकुमार और शंभू मंडल। दिलचस्प बात यह है कि कृष्णा ही वो शख्स था जिसने पुलिस को हेमराज और आरुषि के रिश्ते और राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया था। अरुण कुमार ने इन तीनों का नार्को टेस्ट करवाया, और यकीन मानिए जो कहानी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कन्फेशंस के मुताबिक हेमराज का नेपाल में घर बना था, जिसकी खुशी में उस रात उसके कमरे में एक पार्टी चल रही थी। बताया गया कि नशे की हालत में राजकुमार ने आरुषि के कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी बीच कृष्णा ने आरुषि पर खुखरी चाकू से हमला कर दिया, और क्योंकि हेमराज इस पूरे खौफनाक मंजर का इकलौता गवाह बन गया था, इसलिए उसे छत पर ले जाकर मार डाला गया और उसकी लाश उसी कूलर के ग्रिल के नीचे छिपा दी गई। अब हमारे सामने 2 बेहद मजबूत लेकिन एक दूसरे के एकदम खिलाफ खड़ी थ्योरीज मौजूद हैं। तो फिर सवाल उठता है कि 2010 में किसी के भी खिलाफ तुरंत चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई? आइए इसे समझते हैं हमारे अगले हिस्से में, द कोलैप्स ऑफ एविडेंस।
अरुण कुमार की इस पूरी सर्वेंट वाली थ्योरी में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो थी नार्को टेस्ट की वैलिडिटी। उनकी पूरी कहानी कृष्णा और राजकुमार के नार्को टेस्ट कन्फेशंस पर टिकी हुई थी, लेकिन दिक्कत यह है कि नार्को टेस्ट को कोर्ट में कोई ठोस सबूत या कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं माना जाता। ये कानूनी तौर पर एडमिसिबल नहीं है। भाई, ये एक मनोवैज्ञानिक पूछताछ की तकनीक है और हमारे कानून में सिर्फ इसके आधार पर किसी को हत्यारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और सच कहें तो बस यहीं से ये दोनों ही थ्योरीज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगीं। सबसे बड़ी कमी ये थी कि दोनों ही कहानियों में आरोपों को साबित करने के लिए जिस फिजिकल एविडेंस यानी जिस पक्के सबूत की जरूरत थी वो सिरे से गायब था। इसी वजह से सीबीआई के मेंबर्स उस मीटिंग में किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के बजाय शुरुआत में इस केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के पक्ष में आ गए थे। अगर हम पेरेंट्स वाली थ्योरी की कमियों पर गौर करें तो राजेश और नुपुर तरवार के लायर डिटेक्टर और नार्को टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आए थे। मतलब वो सस्पेक्ट के तौर पर कुछ भी छुपाते हुए नहीं पकड़े गए। दूसरी बात, जिस गोल्फ क्लब से हत्या का आरोप लगाया गया था उस पर खून का एक भी निशान नहीं मिला। और एक और बड़ा सवाल जो बार बार उठता था कि बगल के कमरे में मर्डर हो गया और पेरेंट्स को भनक तक नहीं लगी, इसका जवाब एक साउंड टेस्ट ने दिया। उनके कमरे का एसी इतना खराब था और इतना ज्यादा शोर करता था कि सचमुच उस कमरे के अंदर कोई भारी आवाज आना नामुमकिन साबित हुआ। अब दूसरी तरफ यह भी देखना जरूरी है कि सर्वेंट्स वाली थ्योरी आखिर कैसे फेल हुई। पहला कारण तो वही, नार्को टेस्ट कोर्ट में अमान्य थे। दूसरा, तीनों सस्पेक्ट्स के एम्प्लॉयर्स और उनके परिवारों ने उनकी मौजूदगी के एकदम पुख्ता सबूत यानी स्ट्रॉन्ग एलिबाई दे दिए थे। कृष्णा के कमरे से जो खुकरी बरामद हुई थी उस पर किसी भी इंसान के खून के निशान नहीं मिले। और तो और अरुण कुमार की टीम पर यह बेहद गंभीर आरोप भी लगे कि उन्होंने मारपीट करके जबरन ये कन्फेशन उगलवाए थे। अब सोचने वाली बात है कि जब सबूत ही नहीं थे तो केस कोर्ट तक पहुंचा कैसे। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर, द लीगल रोलर कोस्टर। इस केस के कानूनी उतार चढ़ाव किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थे। सीबीआई ने तो सबूतों की कमी के चलते क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, लेकिन फरवरी 2011 में मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने उस क्लोजर रिपोर्ट को सीधे चार्जशीट में ही कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद मई 2013 में माता पिता के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ और नवंबर 2013 में उन्हें गिल्टी मानकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मामला आखिर में पहुंचा हाईकोर्ट और आखिरकार अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया। सबूतों की भारी कमी के चलते तलवार दंपत्ति को सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी थ्योरी को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद ही नहीं थे। इसलिए न्यायपालिका ने सबूतों के अभाव को सर्वोपरि माना और माता-पिता को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, जो हमें वापस लाकर खड़ा कर देता है इसी एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और बेचैन करने वाले सवाल पर। अगर पुलिस की थ्योरी फेल हो गई, सीबीआई की दोनों थ्योरीज फेल हो गईं और सारे के सारे सबूत अदालत में औंधे मुंह गिर गए, तो 15 मई 2008 की उस मनहूस रात असल में आरुषि और हेमराज को किसने मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है और शायद ये हमेशा के लिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे डरावना, अनसुलझा रहस्य बनकर ही रह जाएगा। इस अनसुलझे रहस्य पर एक बार गहराई से सोचने की जरूरत जरूर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।